तो बच्चों, आप लोग इस समय त्रिभुज चैप्टर कक्षा 10 में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जिसमें थेल्स प्रमेय पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया है, सिद्ध भी कराया गया है, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि यदि त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाती है तो वह शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह थेल्स प्रमेय आप लोगों ने पढ़ लिया है, सिद्ध भी करा दिया गया है। आज हम आप लोगों को उन्हीं थेल्स प्रमेय का विलोम प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे और उसको सिद्ध करके बताएंगे कि उनका उल्टा यानी उसका विलोम कैसे सत्य होता है। तो पहले आप यहाँ स्टेटमेंट देख लीजिए। स्टेटमेंट आपका ये है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देख रहे हैं आप लोग कि जो थेल्स का प्रमेय आपने पढ़ा था उसमें यह लिखा गया था कि त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। और उसी का उल्टा कथन ये है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। आइए हम इसको क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, अभी हम आप लोगों को करके बताते हैं। तो ये त्रिभुज आपको एक दिया गया है जिसमें यह कह रहा है कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। तो अगर ये DE रेखा हम एक ले लेते हैं जो भुजाओं A, B और C को समान अनुपात में, अर्थात यह दिया गया है आपको, दिया है कि AD/DB बराबर AE/EC। यह चीज़ आपको दी गई है, ज्ञात है आपको कि यह DE जो है भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। AD/DB बराबर AE/EC। अब हमें सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध ये करना है कि ये जो DE रेखा है वह भुजा BC के समांतर है। सिद्ध करना है DE समांतर BC। ठीक उसका उल्टा कथन है जो थेल्स प्रमेय में आपने पढ़ा था। तो इसमें बच्चों देखिए, उपपत्ति में आपको क्या करना होगा, हमें यह सिद्ध करना है कि ये DE समांतर है BC के। तो हम विपरीत कथन मान लेते हैं कि माना DE BC के समांतर नहीं है, DE BC के समांतर नहीं है, कोई एक और रेखा है जो BC के समांतर है और बिंदु D से होकर के जाती है। हम उसमें रचना कर लेते हैं कि माना ये DF रेखा है जो E पर ना काट करके F से होकर के F पे जाकर के प्रतिच्छेदित करती है, अर्थात DF समांतर BC के हमने मान लिया है। यहाँ पर हमने माना है कि माना DF समांतर BC। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यह सिद्ध करना है कि DE समांतर BC के है। तो हम पहले ये मान लेते हैं कि DE BC के समांतर नहीं है। अगर नहीं है तो एक दूसरी रेखा है DF जो BC के समांतर है। तो यदि DF BC के समांतर है तो थेल्स प्रमेय जो इसके पहले BN सर जी ने आपको बताया था कि त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हमने DF को BC के समांतर मान लिया है, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार ये हो जाना चाहिए। इसलिए AD/DB बराबर AF/FC। ऐसा क्यों होगा? ये प्रमेय 6.1 अर्थात थेल्स प्रमेय का कथन ही यही था कि ये समांतर रेखा जो होती है शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो चूंकि हमने DF को समांतर माना है तो इसलिए AD/DB बराबर AF/FC हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। परंतु आप ध्यान से देखेंगे तो जो प्रश्न में आपको दिया गया है कि AD/DB बराबर AE/EC, यहाँ हम लिखेंगे परंतु AD/DB बराबर AE/EC, यह आपको दिया गया है। समीकरण नंबर 2 इसको मान लेते हैं और यहाँ लिख देंगे दिया है। यह प्रश्न में ही दिया गया था कि AD/DB बराबर AE/EC। तो आप देख रहे होंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2
आप पहले से ही जानते हैं कि यदि किन्हीं दो समीकरणों का एक पक्ष बराबर है तो उनका दूसरा पक्ष भी बराबर होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका इन दोनों समीकरणों का 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इसका राइट हैंड, इनके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं कि AF बटे FC बराबर AE बटे EC। यह समीकरण 3 आपको प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 3 के दोनों पक्षों में 1 जोड़ देते हैं, और ऐसा हम सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं। इस ज्यामिति में आपको कुछ बातें ऐसी होती हैं जो याद करनी पड़ती हैं, और उनको याद करने के बाद ही आप उचित तरीके से प्रूफ उसका दे सकते हैं। तो यह पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा कि दोनों पक्षों में 1 जोड़ा जाता है। अभी क्यों जोड़ा जाता है आपको क्लियर हो जाएगा। तो AF बटे FC प्लस 1 बराबर AE बटे EC प्लस 1। यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर आप जानते हैं कि यदि बराबर में बराबर जोड़ा जाए तो भी योगफल बराबर ही आता है। तो 1 जोड़ने से कोई प्रभाव समीकरण पर नहीं पड़ेगा। हाँ, हमारा काम जरूर हो जाएगा। क्या होगा कि इसको जब आप सरल करेंगे AF बटे FC प्लस 1 को, तो ये हो जाएगा AF प्लस FC बटे FC, क्योंकि लघुत्तम इसका FC आएगा, तो यहाँ AF प्लस FC हो जाएगा। बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा AE प्लस EC बटे EC। इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान देंगे चित्र में, AF प्लस FC। तो AF में जब FC जोड़ा जाएगा तो AC हो जाएगा, या AC बटे FC बराबर, जब आप AE में EC जोड़ेंगे तो A भी AC के बराबर हो जाएगा, AC बटे EC। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये त्रिया गुणा जब आप इसका कर देंगे कि AC गुणे EC बराबर FC गुणे AC, तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि ये AC से कट जाएगा। क्या आ गया EC बराबर FC, EC बराबर FC। यहाँ ध्यान देंगे कि EC बराबर FC आ गया, परंतु ऐसा तभी संभव है जब E और F एक ही बिंदु हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा देखने में ही लग रहा है कि EC FC के बराबर तब तक नहीं हो सकता है जब तक E और F संपाती न हो जाएं। इससे यह सिद्ध होता है कि जो हमने कल्पना किया हुआ है कि F कोई E के अतिरिक्त इतर कोई दूसरा बिंदु है, यह कल्पना बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर EC बराबर FC तभी हो पाएगा जब E और F संपाती हो जाएं। तो इसको अब यहाँ पे स्थान तो नहीं है, हम इसको इस तरफ बाएं तरफ ला करके लिख रहे हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान देंगे बच्चों। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ लिखेंगे परंतु ऐसा तभी संभव है जब E तथा F दोनों संपाती अर्थात एक ही बिंदु हो जाएं। परंतु ऐसा तभी संभव है जब E तथा F दोनों संपाती हों। अतः हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि DE समांतर BC, इसलिए DE समांतर BC। ऐसा इसलिए आप कह देंगे क्योंकि जो हमने कल्पना किया था कि ये DE समांतर ना होकर के DF समांतर है, यहाँ पर हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया कि EC और FC दोनों बराबर हैं। यह तभी संभव होगा जब E और F एक ही बिंदु हो। तो हम कह सकते हैं ये DF हमारी कल्पना के विपरीत है, बल्कि यही सत्य था कि यह DE जो है BC के समांतर है, जो यहाँ पर हमने आपको लिख करके दिखा दिया है कि परंतु ऐसा तभी संभव है जब E तथा F दोनों संपाती हो, और उस कंडीशन में यह DE जो है BC के समांतर हो जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था। तो आइए अब हम आपको यह बताते हैं कि जो प्रमेय अभी आपको समझाई गई है, थेल्स का विलोम वाला प्रमेय, उसी प्रमेय पर आधारित एक एग्जाम्पल है, हम आपको समझा रहे हैं हम, और उसको समझने के पश्चात यह प्रमेय आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है आकृति में, अर्थात इस आकृति में यदि PS बटे SQ बराबर PT बटे TR,
यह अनुपात दिया गया है कि ये पी क्यू और पी आर पे जो दो भुजाओं, ये बिंदुओं का जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है एस टी रेखा एस और टी पर, तो पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर। और क्या दिया है, और ये दिया है कि कोण पी एस टी अर्थात ये वाला कोण बराबर है कोण पी आर क्यू के, इस कोण के बराबर है। यह दो बातें दी गई हैं और आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम यह लिखेंगे कि क्या हमको दिया गया है। यहाँ हल में हमें लिखेंगे, हल में सबसे पहले आप लिखेंगे क्या दिया है आपको, जो दिया गया है उसको पहले आप लिख देंगे। एक दो नंबर तो इसी पर मिल जाता है, एक नंबर दिया है और सिद्ध करना है पर बाकी प्रूफ पर 2 नंबर रहता है, तो इसको भी बहुत कायदे से आपको लिखना होता है। क्या दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस, यही दिया गया है आपको, पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, ये दिया गया है। और क्या बात आपको दी गई है, तथा कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, यह दो बातें आपको दी गई हैं। हमें सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है बच्चे, सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात कोई दो भुजा हमको बराबर सिद्ध कर देना होगा। ये हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या मतलब होता है, समद्विबाहु, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, सम माने बराबर। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं वह समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो हम लास्टली यही सिद्ध करेंगे कि ये इनकी कोई दो भुजाएं बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। उसके लिए आइए देखिए हम क्या करते हैं। तो दिया है, सिद्ध करना है, आपने लिख दिया है। अब यहाँ हम उपपत्ति लिख रहे हैं, उपपत्ति अर्थात प्रूफ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ आप लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में यह आपको दिया गया है कि पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दिया है, प्रश्न में ही दिया गया है। और जब ऐसा है पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, तो अभी अभी आपने जो प्रमेय पढ़ा है थेल्स का विलोम प्रमेय, कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एस टी भुजाओं पी क्यू और पी आर को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं एस टी समांतर क्यू आर। क्यों कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम, या हम यहाँ यह भी लिख सकते थे प्रमेय 6.2 से, ऐसा भी लिख सकते थे प्रमेय 6.2 से, या डायरेक्ट लिख दे रहे हैं थेल्स प्रमेय का विलोम यही है कि यदि ये दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो रही हैं तो वो जो रेखा होती है तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब यहाँ आप देखेंगे एक बार कि एस टी समांतर क्यू आर हो गया। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, कक्षा 9 में आपको बताया गया है कि दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो ध्यान देंगे ये एस टी को हमने समांतर किया है क्यू आर के, एस टी समांतर क्यू आर है। तो यह जो क्यू एस या पी क्यू रेखा देख रहे हैं यह तिर्यक रेखा है, और जब यह तिर्यक रेखा है तो यह कोण और यह कोण अर्थात कोण पी एस टी और कोण पी क्यू आर संगत कोण है। और हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि इसलिए कोण पी एस टी बराबर होगा कोण पी क्यू आर के, कोण पी क्यू आर। क्यों होगा बराबर, हम इसको समीकरण नंबर 1 लिखते हैं और यह कारण लिखेंगे कि संगत कोण। कारण क्या हो जाएगा, संगत कोण या करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये संगत कोण होने के कारण ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। और थोड़ा सा और अगर आप ध्यान देंगे, दिमाग अपना दौड़ाएंगे, तो यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि कोण पी एस टी, परंतु यहाँ लिखेंगे परंतु कोण पी एस टी
PST जो है वो बराबर है कोण PRQ के, कोण PRQ के। ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये दिया है, प्रश्न में ही दिया गया है कि यह दोनों कोण बराबर है। और आप जानते हैं कि फिर वही बात जो प्रमेय में हमने अभी विलोम वाले प्रमेय में आपको बताया था कि किन्हीं दो समीकरणों का अगर एक पक्ष बराबर है तो उनका दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर होता है। यहाँ आप दो इक्वेशन देख रहे हैं, कोण PST बराबर कोण PQR और वही कोण PST बराबर है कोण PRQ के। तो हम यूक्लिड के ज्यामिति परिचय में भी हमने आपको बताया था, कक्षा 9 में बताया गया है कि एक ही कोण अगर दो कोणों के बराबर हैं तो वो दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से कह सकते हैं कि कोण PQR बराबर कोण PRQ के। ये समीकरण 3 हो गया। अर्थात कोण PQR ये वाला कोण इस कोण के बराबर हमने सिद्ध कर दिया। अब आप देखेंगे आपका काम हो गया है त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से PQR में समीकरण 1 नहीं बल्कि समीकरण 3 से, समीकरण 3 से आप देखेंगे कि चूंकि PQR बराबर कोण PRQ के, चूंकि कोण PQR बराबर कोण PRQ के, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण Q के सामने की भुजा PR, त्रिभुज PQR की बात कर रहे हैं तो त्रिभुज PQR में कोण PQR के सामने की भुजा PR है और कोण PRQ इस कोण के सामने की भुजा PQ है। तो कक्षा 9 में आप पढ़े हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। यहाँ आप लिख देंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजा, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं PR बराबर PQ, इसलिए त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि आप जानते हैं कि दो भुजाएं बराबर हो गई और हमको यही सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और यहाँ पर आपने देख लिया कि हमने PQ बराबर PR के कर दिया, तो इसका मतलब कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। बच्चों ध्यान देना, यह जो प्रमेय अब तक आप लोगों को थेल्स और उसका विपरीत विलोम प्रमेय बताया गया है, इसकी सहायता से ये अगली प्रश्नावली हम लोग समझाएंगे। उसमें तमाम प्रश्न हैं जो इस आधार पर है, आप लोग भी अभ्यास करेंगे। जो नहीं आएगा उसको हम लोग समझाएंगे, बाकी अगले वीडियो में आपको समझाया जाएगा। धन्यवाद।